स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा फ्लर्ट शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, कोरोना वायरस का एक नया सब वेरिएंट। बी, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी विकसित करने की एक तकनीक। सी, एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिजैविक बैक्टीरिया का एक प्रकार। डी, स्टॉक ट्रेडिंग में उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का वित्तीय उपकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कोरोना वायरस का एक नया सब वेरिएंट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्लर्ट के बारे में, यह ओमिक्रॉन JN.1 का एक नवीन संस्करण है। यह अमेरिका में पाया गया है और तीव्रता से फैल रहा है। यह वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन और मौजूदा टीकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि दर्शाता है। इसके लक्षण ओमिक्रॉन के समान है, जिनमें गले में खराश, खांसी, कंजेशन, थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों या शरीर में दर्द, नाक बहना, बुखार या ठंड लगना, गंध और स्वाद की हानि तथा गंभीर परिस्थितियों में सांस फूलना शामिल है। यह वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है और श्वसन बूंदों या संक्रमित सतहों को छूने से फैल सकता है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। आदर्श आचार संहिता यानी MCC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। 2. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष कोर्ट से राहत मांग सकता है। 3. भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत किसी राजनीतिक दल की मान्यता निलंबित कर सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आदर्श आचार संहिता इंदिरा गांधी नेहरू बनाम राजनारायण मामले 1975 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया था, अतः कथन 1 सही है। आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, इसलिए संहिता के उल्लंघन के लिए अदालत से कोई राहत लेना संभव नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 16A के तहत चुनाव आयोग किसी पार्टी की मान्यता निलंबित कर सकता है या गंभीर स्थिति में उसकी मान्यता वापस भी ले सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अंतरिम जमानत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नियमित या अग्रिम जमानत देने का अधिकार रखने वाली अदालतों को अंतरिम जमानत देने का भी अधिकार है। 2. अंतरिम जमानत शब्द को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतरिम जमानत नियमित या अग्रिम जमानत देने का अधिकार रखने वाली अदालतों को अंतरिम जमानत देने का भी अधिकार है, अतः कथन 1 सही है। जब किसी आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा नहीं किया जाता और आवेदन अभी भी लंबित है, तो विशेष या आपातकालीन स्थितियों में अंतरिम जमानत दी जा सकती है, जैसे करीबी रिश्तेदारों की मृत्यु या शादी। अंतरिम जमानत शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित नहीं किया गया है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. समुद्र तल के नीचे ताजे जल की नदियों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। 2. ताजा जल समुद्री जल की तुलना में कम घनत्व वाला होता है, अतः यह समुद्र के तल से ऊपर उठता है। 3. मिट्टी ढीली होने पर बहुत सारा जल धारण कर सकती है, परंतु जब यह जम जाती है तो यह जल के लिए लगभग अभेद्य हो जाती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समुद्र तल के नीचे ताजे जल की नदी। 1960 के दशक में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने न्यू जर्सी तट पर बोर होल ड्रिल किए और अप्रत्याशित रूप से ताजे जल की खोज की। इसी तरह गोताखोरों के एक समूह ने मैक्सिको के समुद्र तल के नीचे एक ऐसी नदी की खोज की है। इसमें ताजे जल और खारे जल दोनों का प्रवाह अलग अलग गहराई पर होता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। ताजा जल समुद्री जल की तुलना में कम घनत्व वाला होता है, अतः यह समुद्र के तल से ऊपर उठता है। समुद्री जल ताजे जल की तुलना में थोड़ा अधिक घनत्व वाला होता है, अतः यह ताजे जल के नीचे डूब जाता है, अतः कथन 2 सही है। मिट्टी ढीली होने पर बहुत सारा जल धारण कर सकती है, परंतु जब यह जम जाती है तो यह जल के लिए लगभग अभेद्य हो जाती है। यह अभेद्यता कम घनत्व वाले ताजे जल को समुद्र तल में ऊपर उठने से रोकती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT को संभव बनाया है? ए. सेंसर तकनीक,
2 क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, 3 मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स, 4 संवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। विभिन्न तकनीकों में हाल की प्रगति के संग्रह ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT को संभव बना दिया है। सेंसर तकनीक, किफायती और विश्वसनीय सेंसर अधिक निर्माताओं के लिए IoT तकनीक को संभव बना रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड प्लेटफॉर्म की उपलब्धता में वृद्धि व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को उस बुनियादी ढांचे तक पहुंचने में सक्षम बनाती है जिसे उन्हें वास्तव में सब कुछ प्रबंधित किए बिना बढ़ाने की आवश्यकता है। मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स। मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स में प्रगति के साथ व्यवसाय तेजी से व अधिक आसानी से अंतर्दृष्टि एकत्र कर सकते हैं। संवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI। तंत्रिका नेटवर्क में प्रगति ने प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण को IoT उपकरणों जैसे डिजिटल व्यक्तिगत सहायक एलेक्सा, कोर्टाना और सिरी में शामिल कर दिया है तथा उन्हें घरेलू उपयोग के लिए आकर्षक, किफायती एवं व्यवहार्य बना दिया है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि सिस्टम और उन इकाइयों में इनपुट ऊर्जा के अंतर को दर्शाती है जिनके लिए भुगतान एकत्र किया गया है। 2. तकनीकी हानि गलत माप और मीटर की गलत रीडिंग का परिणाम हो सकती है। 3. खराब प्रदर्शन करने वाले ट्रांसफार्मर और खराब रखरखाव वाले संयंत्र उपकरणों के कारण वाणिज्यिक नुकसान होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां। समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि विद्युत वितरण प्रणाली के प्रदर्शन का एक वास्तविक माप है क्योंकि इसमें तकनीकी हानि और वाणिज्यिक हानि दोनों शामिल हैं। AT&C हानि सिस्टम और उन इकाइयों में इनपुट ऊर्जा के अंतर को दर्शाती है जिनके लिए भुगतान एकत्र किया गया है। अतः कथन 1 सही है। तकनीकी हानियां बुनियादी ढांचे की सीमाओं या लाइन और ऊर्जा परिवहन की कमियों, खराब प्रदर्शन करने वाले ट्रांसफार्मर एवं खराब रखरखाव वाले संयंत्र उपकरणों से होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। व्यवसायिक हानियां मानवीय कारकों के परिणाम स्वरूप होती हैं। वाणिज्यिक घाटा गलत माप, मीटर की गलत रीडिंग या ऊर्जा बिल गलत होने या अवैतनिक रहने के कारण हो सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का प्राथमिक कथन क्या है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह वैश्विक शक्ति बनने की चीनी नीति। बी. जल सघन फसलों के स्थान पर मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। सी. यह दावा करना कि विशेष रूप से पश्चिमी देशों में मूल आबादी को अप्रवासियों द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। डी. नवीकरणीय संसाधनों के साथ गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग की वकालत करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। द ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी। द ग्रेट रिप्लेसमेंट सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि प्रवासन और अल्पसंख्यक समुदायों का विस्तार जानबूझकर जातीय एवं सांस्कृतिक स्तरों पर श्वेत यूरोपीय आबादी की जगह ले रहा है। महान प्रतिस्थापन षड्यंत्र सिद्धांत सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक रेनॉल्ड कैमस द्वारा गढ़ा गया था। श्वेत देशों में अप्रवासियों की बढ़ती उपस्थिति, श्वेतों की तुलना में उनकी उच्च जन्म दर के साथ उन देशों में नए गैर श्वेत बहुमत को राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों पर नियंत्रण करने तथा अपने मेजबान देशों की विशिष्ट संस्कृतियों एवं समाजों को कमजोर या नष्ट करने व अंततः मेजबान देशों की श्वेत आबादी को समाप्त करने में सक्षम बनाएगी। अतः कथन सी सही है। अगला प्रश्न है, दी गई विशेषताओं के आधार पर जानवर की पहचान कीजिए। 1. वे अपने विशिष्ट लाल फर के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़े वृक्षीय स्तनपायी हैं जो अपना अधिकांश समय वृक्षों पर बिताते हैं। 2. मलय भाषा में उनके नाम का अर्थ जंगल का आदमी है। 3. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN रेड लिस्ट के अनुसार उनकी संरक्षण स्थिति गंभीर रूप से खतरे में है। 4. वे घाव को ठीक करने के लिए पादपों से बने पेस्ट का उपयोग करके स्वचिकित्सा करते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. बोनोबो, बी. चिंपैंजी, सी. गोरिल्ला, डी. ओरंगुटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. ओरंगुटान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अपने विशिष्ट लाल फर के लिए जाने जाने वाले ओरंगुटान सबसे बड़े वृक्षवासी स्तनपायी हैं जो अपना अधिकांश समय वृक्षों पर बिताते हैं। मलय भाषा में ओरंगुटान नाम का अर्थ जंगल का आदमी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा ओरंगुटान को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सुमात्रा इंडोनेशिया में राकुस नामक एक ओरंगुटन ने अकार कुनिंग नामक एक औषधीय पौधे से चेहरे के घाव का इलाज किया। घाव के इलाज के लिए औषधि गुणों वाले उपकरण का उपयोग करने वाले एक महान वानर का यह पहला प्रलेखित उदाहरण है। अतः कथन डी सही है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
इसकी स्थापना जोसेफ पुलित्जर द्वारा की गई थी। 2 प्रथम पुरस्कार 1918 में प्रदान किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2024 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह 15 पत्रकारिता श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में काम को मान्यता देता है। इसकी स्थापना जोसेफ पुलित्जर द्वारा की गई थी, अतः कथन 1 सही है। वह एक समाचार पत्र के मालिक थे। इन्होंने 1904 में पत्रकारिता, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन के रूप में पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की थी। प्रथम पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 2024 पुलित्जर पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण विजेता: पत्रकारिता श्रेणी सार्वजनिक सेवा, प्रो पब्लिका, खोजी रिपोर्टिंग, द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी। पुस्तक, नाटक और संगीत श्रेणी फिक्शन के क्षेत्र में नाइट वॉच। यह उपन्यास अमेरिकी उपन्यासकार जेन एनी फिलिप्स द्वारा लिखा गया है। नाटक के क्षेत्र में प्राइमरी ट्रस्ट। यह नाटक अमेरिकी नाटककार एबोनी बूथ द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कनेर या ओलियंडर के फूलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे रोजबे भी कहा जाता है और यह दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाने वाला व्यापक रूप से उगाया जाने वाला पौधा है। 2, यह पानी की अधिक मांग वाली फसल है और सूखे की स्थिति का सामना नहीं कर सकती। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कनेर के फूल। कनेर, ओलियंडर जिसे रोजबे भी कहा जाता है, एक व्यापक रूप से उगाया जाने वाला पौधा है जो विश्व भर के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह सूखे का सामना करने की अपनी क्षमता के लिए लोकप्रिय है तथा इसका उपयोग आमतौर पर भू निर्माण एवं सजावटी उद्देश्य के लिए किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। भाव प्रकाश आयुर्वेद पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ में इसे एक जहरीले पौधे के रूप में उल्लेखित किया गया है और संक्रमित घावों, त्वचा रोगों, रोगाणुओं एवं परजीवियों तथा खुजली के उपचार में इसके उपयोग की अनुशंसा की है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष मिशनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सहित इसरो के सभी 7 लॉन्च सफल रहे। 2, 3 सक्रिय भारतीय डिप अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट यानी ISSAR प्रस्तुत की है। भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह लॉन्च किए हैं। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण अर्थात SSLV-D2/E0S7, LVM-3-M3/ONEWEB2, PSLV-C55, TELEOS2, LVM-3-M4, चंद्रयान 3 तथा PSLV-C57/ आदित्य L1 सफल रहे हैं, अतः कथन 1 सही है। 31 दिसंबर 2023 तक भारत के पास लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में 22 और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी GEO में 29 सक्रिय उपग्रह स्थित हैं। 3 सक्रिय भारतीय डिप अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हिमालयन मैगपीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वे कश्मीर से म्यांमार तक पहाड़ी परिदृश्यों में पाए जाते हैं और पक्षियों के कोरविडे परिवार से संबंधित हैं। 2, इन्हें IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों के लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।